हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में आपको अराउंड 80 वर्ड्स नए हैं जो सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आइए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला फ्रेज है A substance easily evaporated at normal temperature। एक पदार्थ जो कि आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, उसकी भाप बन जाती है और वो भी नॉर्मल जो सामान्य तापमान है उसके ऊपर। तो उस प्रक्रिया को या उस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? वोलेटाइल, स्टेडफास्ट, एंड्यूरिंग या फिर डेफिनेट। देखिए वोलेटाइल होता है वाष्पशील, जो आसानी से जिसकी भाप बन जाए, वाष्प बन जाए। स्टेडफास्ट होता है वफादार। एंड्यूरिंग होता है जो कि स्थायी हो या जो एंड्योर कर सके, सहन कर सके। वहीं डेफिनेट होता है निश्चित। अब इंग्लिश में इनके मतलब समझ लेते हैं। वोलेटाइल दैट कैन इजीली चेंज इनटू अ गैस, जो कि एक गैस में आसानी से बदल जाए। स्टेडफास्ट फेथफुल एंड लॉयल, वफादार। एंड्योरिंग होता है ड्यूरेबल, स्थायी। और डेफिनेट होता है निश्चित, सर्टेन। तो अपना जो आंसर रहेगा वो है वोलेटाइल। अगला है डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन। दुख देकर आनंद प्राप्त करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? सैडिस्टिक, जीनियल, टेंडर या फिर प्लेसिड। सैडिस्टिक होता है ऑब्टेनिंग प्लेजर फ्रॉम हार्मिंग और बीइंग नास्टी टू अनदर पर्सन, समटाइम्स सेक्सुअली। दूसरे लोगों को दुख पहुंचाकर या उनका नुकसान करके आनंद की प्राप्ति करना, और कभी कभार ये जो आनंद की प्राप्ति है ये सेक्सुअली भी हो सकती है। तो वैसा व्यक्ति होता है सैडिस्टिक। जीनियल होता है प्लेजेंट एंड फ्रेंडली, खुशनुमा और मित्रतापूर्वक। टेंडर होता है जेंटल, लविंग या फिर काइंड। जेंटल मतलब सौम्य, लविंग मतलब प्यार करने वाला और काइंड मतलब दयालु। प्लेसिड होता है काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड, जो शांत हो और आसानी से जो उग्र या फिर उत्सुक ना हो। नॉट इजीली एक्साइटेड वो होता है प्लेसिड। तो हमारा जो आंसर है वो है सैडिस्टिक। क्यों? क्योंकि हमने बात करनी है एक ऐसे आदमी की जो दूसरे को दुख पहुंचा करके जिसको खुशी मिलती हो, दूसरों के दुख से खुश होता हो, वो होता है सैडिस्टिक। अगला है अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। एक ऐसा व्यक्ति जो कि संगीत में बहुत ज़्यादा प्रवीण समझ लीजिए, पारंगत समझ लीजिए, कुशल समझ लीजिए। किसी प्रकार से स्किल का मतलब होता है कोई विशेष योग्यता। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाईली स्किल्ड हो म्यूजिक में, उसको क्या बोलेंगे? वर्ट्यूसो, अमेचर, नोविस या फिर डैबलर। चारों के मतलब समझते हैं। देखिए वर्ट्यूसो होता है ए पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली स्किलफुल एट समथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अत्यधिक प्रवीण, अत्यधिक कुशल है किसी चीज़ में। और विशेषतः प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाने में जो बहुत ज़्यादा कुशल हो। तो अपना आंसर तो यही रहने वाला है, क्योंकि हम भी म्यूज़िक के बारे में ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी भी समझ लेते हैं। अमेचर होता है ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ स्पोर्ट और एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर, नॉट फॉर मनी एज अ जॉब। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्पोर्ट में या फिर किसी और दूसरी क्रियाकलाप में भाग ले केवल आनंद के लिए, ना कि जॉब के तौर पर पैसे कमाने के लिए। वहीं नोविस होता है ए पर्सन हु इज़ न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन जॉब सिचुएशन एटसेट्रा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि नया है और जिसको कोई भी अनुभव नहीं है किसी जॉब में या फिर किसी परिस्थिति में। डैबलर जो होता है वो अमेचर का सिनोनिम ही होता है। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो अपना जो आंसर है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वर्च्यूसो होता है। अगला है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, जो कि डिस्टर्बेंस से मुक्त हो, जिसको के बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जा रहा हो। ऐसी चीज़ क्या होगी? ट्रैंक्विल, एजिटेटेड, केओटिक या फिर वायलेंट। ट्रैंक्विल होता है शांत, एजिटेटेड होता है उग्र, केओटिक होता है फुल ऑफ केओस, केओस होता है हो हल्ला, और वायलेंट होता है हिंसा वाला। तो एजिटेटेड, केओटिक और वायलेंट ये तीनों तो काइंड ऑफ सिमिलर ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, हो हल्ला, हिंसा वाला ना। और ट्रैंक्विल होता है शांति। तो हमने भी यही बताना है कि जो डिस्टर्बेंस से मुक्त हो, जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो शांति तो होगा। तो अपना आंसर ये वाला सही है।
इनके मतलब इंग्लिश में ये हैं, आप इनको चाहें तो वीडियो रोक करके समझ सकते हैं। हम बढ़ लेते हैं आगे। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेंड इन अ रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन अ ग्रेव। ग्रेव होता है कब्र। किसी कब्र पर लगाने के लिए या बिछाने के लिए किसी रिंग में बांधे गए फूल, उनको क्या बोलते हैं? ब्रायर, प्रिकल, रीत या फिर स्प्लिंट। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब भी कोई हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो उनकी जो डेड बॉडी आती है, जो उनका पार्थिव शरीर आता है, उसके ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो आपने देखा होगा कि एक गोल सा एक रिंग होती है, उसके चारों तरफ फूल वगैरह लगे होते हैं, तो उसको अर्पण किया जाता है ना। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि उसको कहते क्या है। अभी चारों के मतलब समझ लेते हैं जो अपने ऑप्शंस हैं। ब्रायर होता है एनी ऑफ अ नंबर ऑफ प्रिकली स्क्रैम्बलिंग श्रब स्पेशली अ वाइल्ड रोज। ब्रायर एक्चुअल में क्या होता है कि कांटेदार झाड़ी, विशेषतः जो जंगली रोज गुलाब, उनको कहा जाता है ब्रायर। प्रिकल होता है वन ऑफ द शार्प पॉइंट्स ऑन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ऊपर या उनके जो शार्प पॉइंट्स होते हैं या फिर कांटे होते हैं, उनको प्रिकल बोला जाता है। रीथ होता है ए सर्कल ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स स्पेशली वन दैट यू गिव टू द फैमिली ऑफ समबडी हु हैज डाइड। फूलों और पत्तियों का एक घेरा जो कि विशेषतः आप उसके परिवार को, जो व्यक्ति मर चुका है उसके परिवार को देते हैं। स्प्लिंट होता है खपची। खपच्ची सुना होगा आपने। पीस ऑफ वुड और मेटल दैट इज टाइड टू अ ब्रोकन आर्म और लेग टू कीप इट इन द राइट पोजीशन। एक लकड़ी या फिर धातु का कोई टुकड़ा जो कि टूटी हुई टांग या फिर आर्म, बाजू पर बांधा जाता है ताकि इसको राइट पोजीशन में रखा जा सके। तो अभी चारों का मतलब आपको बता दिया गया है, तो खुद सोच लीजिए कि इसका आंसर रीत होना चाहिए कि नहीं। ऑप्शन थर्ड अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। किसी चीज़ के जिसको के बहुत बुरी तरीके से नष्ट या डैमेज कर दिया गया है, उसके अवशेष। रिमेन्स होते हैं अवशेष। उसको क्या बोला जाएगा? उन अवशेषों को प्रिस्टाइन, इमैकुलेट, रैकेज या फिर स्टेराइल। प्रिस्टीन होता है इन द सेम स्टेट और कंडीशन एज व्हेन इट वाज फर्स्ट मेड एंड नॉट चेंज्ड और डेवलप्ड, या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल। जैसे कि कोई चीज़ अपनी शुरुआती स्तर में थी, उसको वैसा ही रहना, उसमें कोई बदलाव ना होना, उसको बोला जाता है, या फिर कहें एक शब्द में कहें तो ओरिजिनल, मूल अवस्था में। इमैकुलेट होता है परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, बहुत उच्च कोटि का या फिर बिल्कुल जिसमें कोई भी कमी ना हो, उस स्तर का सफाई। और टाइडी होता है साफ सुथरा। रैकेज होता है द ब्रोकन पीसीज ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, कोई नष्ट की गई चीज़ का, तहस नहस की गई चीज़ के बचे हुए या टूटे हुए टुकड़े। स्टेराइल होता है नपुंसक, नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग एनिमल्स और बेबीज, जो कि बच्चा पैदा ना कर सके। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन थर्ड, रैकेज। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, आगे या पीछे जाना या फिर दाएं बाएं जाना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है सोजर्न, दूसरा है टेरियंस, चौथा है ट्रावर्स और तीसरा है ट्रावर्स और चौथा है ब्रीदर। जो सोजर्न है उसका मतलब होता है अस्थाई निवास। अभी सबके मतलब देख लेते हैं। सोजर्न होता है अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज नॉट योर ओन होम, एक अस्थाई विश्राम किसी जगह पर, जो उस जगह जो कि आपका घर नहीं है। अस्थाई निवास इसको बोला जा सकता है। टेरियंस हो जाएगा डिले, विलंब। ट्रावर्स होता है एन एक्ट ऑफ मूविंग साइडवेज और वॉकिंग अक्रॉस अ स्टीप स्लोप एंड नॉट क्लाइंबिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। भाई इसको समझिए आप, विशेषतः ये यूज़ किया जाता है पहाड़ों पर या पहाड़ियों पर या खड़ी चट्टानों पर चढ़ते समय। तो एक ऐसा काम जिसमें कि आप साइडवे मूव करते हैं, लेकिन आप जो है ऊपर नीचे उसमें जो है नहीं चढ़ते। वहीं ब्रीदर हो जाएगा ए शॉर्ट रेस्ट, एक अल्पकालिक विश्राम। तो अपना जो सही आंसर है वो है ट्रावर्स। अगला देखते हैं। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, जो सैन्य प्रगति है या सैन्य हमारी बढ़त है, उसके लिए किसी चीज को जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर देना। डिवोशन, फिडेलिटी, सैबोटाज या फिर ऑर्डर। डिवोशन होता है किसी के प्रति समर्पण, फिडेलिटी होता है सत्यनिष्ठा या फिर विश्वसनीयता,
सेबोटाज यही है जो पूछा गया है। और उसके बाद में आर्डर होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, प्रेम की बहुत गहरी भावना। चारों के मतलब भी इंग्लिश में देख लेते हैं। डिवोशन, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फीलिंग, बहुत मजबूत धार्मिक भावना। फिडेलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल। सेबोटाज, डैमेज दैट इज डन ऑन पर्पस, ऐसा डैमेज जो कि जानबूझकर, डन ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर किया गया है। एंड सीक्रेटली, और चुपचाप किया गया है। इन ऑर्डर टू, ताकि प्रिवेंट एन एनिमी, जो शत्रु है उसको रोका जा सके, शत्रु या फिर कंपटीटर को, फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, आगे बढ़ने से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बाय डिस्ट्रॉइंग मशीनरी, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, तो वो हो जाएगा सेबोटाज। अपना आंसर भी सेबोटाज ही है। अगला, द एरिया नियर और सराउंडिंग आ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक निश्चित स्थान के चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? होराइजन, विसिनिटी, डिस्टेंट या फिर रिमूव्ड। देखिए होराइजन होता है, एक तो दो मतलब होते हैं इसके आमतौर पर। पहला तो है उसमें से कि जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज बोला जाता है। दूसरा होराइजन होता है ज्ञान की सीमा, लिमिट्स ऑफ योर नॉलेज। विसिनिटी होता है आसपास का क्षेत्र, वहीं डिस्टेंट होता है दूर का, और रिमूव्ड मतलब हटाया हुआ, अलग किया हुआ। चारों के मतलब इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। होरिजन, द लिमिट्स ऑफ योर नॉलेज और एक्सपीरियंस, आपके ज्ञान या अनुभव की सीमा वो होती है होराइजन। विसिनिटी, द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, यही अपना आंसर भी है। डिस्टेंट, दूर का, दूरस्थ। अ लॉन्ग वे इन स्पेस और टाइम, समय या फिर स्थान या फिर समय में बहुत दूर का या बहुत दूर की बात। रिमूव्ड, फार और डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, किसी वस्तु से दूर या फिर वस्तु से अलग, वो हो जाएगा रिमूव्ड। अगला है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ऐसा जिसमें कि बहुत सारे ट्विस्ट हों और टर्न्स हों, घुमावदार जिसको बोला जाता है। तो टॉर्चुअस, स्मूथ। तीसरा है सिंच और चौथा है फैसाइल। चारों के मतलब समझ लेते हैं। टॉर्चुअस होता है विद मैनी बैंड्स, जिसमें बहुत सारे बैंड हो। मान लीजिए आप पहाड़ों पर चल रहे हैं तो घुमा के रास्ते जो होते हैं वो घुमावदार ही होते हैं, तो वो होते हैं टॉर्चुअस। और यही अपना आंसर भी है क्योंकि पूछा गया है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। स्मूथ होता है एकदम चिकना, बिल्कुल भी जहाँ पर किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो। हैविंग अ कम्प्लीटली फ्लैट सरफेस विद नो लम्प्स, लम्प्स होते हैं ऊबड़ कूबड़ जिसको बोला जाता है, जैसे कि ऊंट का लंप होता है। लम्प्स और होल्स और रफ एरिया, जहाँ पे बिल्कुल भी उठा हुआ एरिया ना हो या फिर गड्ढे ना हो या फिर बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ एरिया ना हो, बेसिकली कहें तो चिकना। सिंच होता है एन एक्सट्रीमली ईजी टास्क, अत्यधिक आसान कार्य। फैसाइल होता है नॉट केयरफुली थॉट आउट, जो कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ना किया गया हो। तो अपना तो आंसर हम पहले ही देख चुके हैं, विच इज़ टॉर्चुअस। अगला है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जादू करने की जो प्रैक्टिस है, क्रिया है, उसको क्या बोलते हैं? पल्पेबल, विचरी, सब्सटेंशियल या फिर कॉर्पोरल। देखिए पल्पेबल होता है दैट कैन बी टच्ड और हैंडल, जिसको छुआ जा सके या फिर जिसको हैंडल किया जा सके। विचरी होता है विच से निकल के आया है, तो विच होता क्या है? विच होती है एक ऐसी महिला जिसको जो कोई मैजिक वगैरह ट्राई करती है, तो विचरी यही अपना आंसर भी होगा। तीसरा है सब्सटेंशियल, जिसको के एक मान करके चलिए सिग्निफिकेंट। सब्सटेंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट। और कॉर्पोरल होता है सेना में एक छोटे पद का अधिकारी या फिर रिलेटेड टू बॉडी। दो मतलब होते हैं इसके, आइए डिटेल में भी समझते हैं इसको। पल्पेबल होता है दैट इज इजीली फेल्ट बाय सेंसेस और माइंड, जिसको के इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां और दिमाग के द्वारा जिसको आसानी से अनुभव किया जा सके, पल्पेबल होता है। या फिर जिसको छू करके, सभी इंद्रियों में से एक का काम ये भी है ना, छू के महसूस करना, आंखों से देखना ये भी एक काम है, कानों से सुनना ये भी एक काम है। विचरी होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। सब्सटेंशियल होता है लार्ज इन अमाउंट, सिग्निफिकेंट, जो कि प्रचुर मात्रा में हो। कॉर्पोरल होता है ए पर्सन एट अ लो लेवल इन द आर्मी और एयरफोर्स, आर्मी या फिर एयरफोर्स में कोई लो लेवल का अधिकारी, या फिर समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी, शारीरिक। अगला है इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस होती है असुविधा और इरिटेट होता है चिड़चिड़ा, तो चिड़चिड़ाने वाली या फिर परेशान करने वाली असुविधा, उसको बोलते क्या है? ट्रैंक्विलिटी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत, जहाँ पे शांति हो। तो ये तो नहीं होगा, चिड़चिड़ापन और शांति दोनों अलग हैं। हैसल, हारमनी और फिर
रेक्टिट्यूड। इन चारों के मतलब एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि आंसर होना क्या चाहिए। ट्रैंक्विलिटी होता है ए पीसफुल स्टेट, शांत अवस्था। हैसल होता है ए थिंग और सिचुएशन, कोई चीज़ या फिर अवस्था दैट इज़ अनोइंग, जो कि कोई गुस्सा दिलाने वाली है, बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये जटिल है। कॉम्प्लिकेट होता है जटिल। विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की, आपको जोर आजमाइश करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो होती है हैसल। हार्मनी सामंजस्य होता है, जिसमें कि ए स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंट टुगेदर, जिसमें कि आसानी से या शांत तरीके से साथ साथ रहा जा सके, सामंजस्य बोला जाता है इसको। रेक्टिट्यूड होता है मोरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग, नैतिक रूप से जो सही व्यवहार है या फिर सही आपकी बुद्धि है, उसको रेक्टिट्यूड बोला जाता है। जो इसका सही आंसर है वो आप सोच लीजिए, हैसल होगा कि नहीं होगा। ए पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा दंड जो कि नियम, कानून या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आपके ऊपर लगाया जाता है। इम्पोज मतलब थोपना, तो उसको बोलते क्या है, पेनल्टी, रिप्राइव, ग्रेस या फिर एमनेस्टी। इसका आंसर होना चाहिए पेनल्टी। वही होता है जो आपके ऊपर कोई नियम वगैरह तोड़ने के लिए, मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो जो आपके ऊपर पनिशमेंट लगाया जाएगा उसको पेनल्टी बोला जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही आंसर है। वहीं रिप्राइव का मतलब होता है टू स्टॉप और डिले द पनिशमेंट ऑफ अ प्रिजनर हु वॉज गोइंग टू बी पनिश्ड बाय डेथ, किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसकी सजा को थोड़ी देर के लिए रोक देना, देर कर देना या फिर बिल्कुल ही रोक देना। ग्रेस होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ग्रेस पीरियड, एक्स्ट्रा टाइम दैट इज अलाउड फॉर समथिंग। एमनेस्टी होता है क्षमा, किसी को माफ़ कर देना। ए टाइम व्हेन अ गवर्नमेंट फॉरगिव्स पॉलिटिकल क्राइम, फॉरगिवनेस को बोलते हैं एमनेस्टी। पेनल्टी सही आंसर है। कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, ऐसा कुछ जो कि हर उसमें अपना कंप्लीट हो, पूर्ण हो, उसको क्या बोला जाएगा। पहला है थरो, दूसरा है लैकडेजिकल, तीसरा है लैक्स और चौथा है कर्सरी। देखिए थरो होता है परिपूर्ण, जो कि हर मामले में कंप्लीट हो, तो अपना आंसर भी यही होगा। वहीं लैकडेसिकल होता है जिसमें बिल्कुल भी उत्साह ना हो, जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाए, निरुत्साह जिसको बोला जाता है। वहीं लैक्स होता है, लैक्सिटी सुना होगा, लैक्सिटी इन दिस रिगार्ड विल बी व्यूड वेरी सीरियसली। ये एक ऐसी लाइन है कि जब आप सर्विस में आ जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको उच्चाधिकारियों से जो भी लेटर मिलेंगे उनमें ये वाली लाइन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी कि किसी भी प्रकार की शिथिलता, लैक्सिटी होता है शिथिलता, यानी कि आपने अगर कोई ढिलाई करी तो वो आपको बहुत भारी पड़ने वाली है, तो लैक्स का मतलब होता है ढीला। और कर्सरी होता है सरसरी, मतलब जो कि जल्दबाजी में किया गया हो, ऊपरी तौर पर। तो अपना जो आंसर है वो है थरो। इनके मतलब ये हैं, इनको समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, फैकल्टी तो एक तो होता है संकाय, है ना, किसी साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, इस टाइप से। और एक फैकल्टी होता है वन ऑफ द नेचुरल एबिलिटीज ऑफ अ पर्सनस बॉडी और माइंड। एक शब्द में बात करें तो होता है क्षमता। तो क्षमता या फिर शक्ति अपनी जो विल है उसको यूज़ करने की, उसको क्या बोलेंगे, एंटेगनिज्म, अवर्जन, रिजेक्शन या फिर वॉल्यूशन। चारों के मतलब समझते हैं। एंटेगनिज्म होता है ए फीलिंग ऑफ हेट और बीइंग अगेंस्ट समबडी समथिंग, किसी के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या की भावना रखना या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध होना। अवर्जन होता है ए थिंग दैट यू डू नॉट लाइक, जिसको आप पसंद ना करते हो। रिजेक्शन द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, मतलब मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको बिल्कुल। रिजेक्ट होता क्या है, एक्सेप्ट का उल्टा, तो जिसको हम स्वीकार ना करें वो होता है रिजेक्ट, या फिर कहें तो अस्वीकार करना। वॉल्यूशन होता है द पावर टू चूज समथिंग फ्रीली, कि किसी चीज़ को चुनने की आज़ादी की जो हमारे पास पावर है उसको बोला जाता है वॉल्यूशन। तो अपना आंसर चारों में से क्या होना चाहिए, क्या एंटागोनिज्म हो सकता है या फिर अवर्जन या रिजेक्शन। हाँ, वॉल्यूशन हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। अगर कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट में बता दीजिए। अगला है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसिएबल, नोटिस करना और जो नोटिस करने के योग्य हो, जिसको के दूर से ही आप
पहचान लें, नोटिस कर लें, नोटिसिएबल होता है, उसको बोला क्या जाएगा? सेलियंस, फ्रिवलस, इमटेरियल या फिर ट्रिवियल। देखिए सेलियंस होता है प्रमुख, प्रमुख गुण, तो यही अपना आंसर भी है। फ्रिवलस होता है अगंभीर, नॉट वेरी सीरियस, जो कि बिल्कुल भी गंभीर ना हो। इमटेरियल होता है नॉट समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और वहीं ट्रिवियल होता है तुच्छ, नगण्य। तो अपना आंसर मैंने बता दिया है, सेलियंस है। बाकी इन चारों के मीनिंग ये हैं: द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसिएबल और इम्पोर्टेंट, फ्रिवलस नॉट सीरियस, इमटेरियल नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रिवियल ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, तुच्छ जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स, किसी कोई बीमारी या फिर कोई जहर जो कि अत्यधिक सीवियर होता है, गंभीर, और हार्मफुल मतलब हानिकारक, गंभीर या फिर हानिकारक हो अपने, इन इट्स इफेक्ट्स मतलब उसके इतने गंभीर और हानिकारक प्रभाव हों। तो पहला है इनोक्वस, दूसरा है विरुलेंट, तीसरा है नाइव या फिर चौथा है इनऑफेंसिव। इनोक्वस होता है अहानिकर, जो कि नुकसान ना पहुंचाए। विरुलेंट अपना आंसर है। नाइव होता है भोला, और ऑफेंसिव होता है किसी को गुस्सा दिलाने वाला या फिर किसी का अपमान करने वाला। तो अपमानजनक जो होगा वो ऑफेंसिव होगा, इनऑफेंसिव उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। अगर ऑफेंसिव होता तब तो कुछ सोच भी सकते थे, क्योंकि ये अब तो पॉजिटिव वर्ड हो चुका है। ये अलग ही है भोला, इनोक्वस, ये भी अहानिकर है। तो अपना आंसर विरुलेंट है। इन चारों के मतलब एक बार समझ लेते हैं। इनोक्वस होता है नॉट मीन टू कॉज हार्म और अपसेट समबडी, जो कि जिसका अभिप्राय, नॉट मीन टू मतलब जिसका तात्पर्य या अभिप्राय किसी को हानि पहुंचाने से या फिर किसी को अपसेट करने से नहीं होता। विरुलेंट ये यूज़ किया जाता है किसी जहर या फिर किसी बीमारी के बारे में जो कि हो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस। नाइव होता है विदाउट इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल, जिसको जीवन का ज़्यादा अनुभव नहीं होता और आसानी से वो लोगों की बातों में आ जाता है। इनऑफेंसिव होता है नॉट लाइकली टू ऑफेंड और अपसेट समबडी, या फिर एक शब्द में बात करें तो होता है हार्मलेस। नेक्स्ट है ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, एक ऐसा व्यक्ति या फिर वस्तु जो कि हानि पहुंचा सकता है। मेनेस, कॉर्डियल, फेस्टल या फिर ब्लाइथ। देखिए मेनेस होता है ए डेंजर और थ्रेट, किसी प्रकार का कोई खतरा या फिर कोई धमकी। कॉर्डियल होता है प्लेजेंट, खुशनुमा और मित्रतापूर्वक। फेस्टल होता है रिलेटिंग टू अ सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, किसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी उत्सव से रिलेटेड हो, वो होता है फेस्टल। वहीं ब्लाइथ होता है हैप्पी एंड विदाउट वरी, खुश और जिसको किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, या फिर चिंता मुक्त। विदाउट वरी मतलब चिंता रहित। तो अपना जो सही आंसर है वो है मेनेस। अगला है हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर और अवर्जन टू समथिंग, किसी भी चीज का अतार्किक या फिर अत्यधिक अप्रासंगिक भय, उसको बोलेंगे क्या? वैलिएंट, स्टाउट, फोबिक या फिर फुल हार्डी। चारों के मतलब समझिए। वैलिएंट होता है फुल ऑफ करेज एंड नॉट आफ्रेड, निर्भीक इसको बोला जाता है, जिसको डर नहीं लगता। स्टाउट होता है मजबूत और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। फोबिक आपने सुना ही होगा, फोबिया है ना, एक होता है मेनिया, एक होता है फोबिया। तो फोबिया होता है या फिर फोबिक होता है वो व्यक्ति हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ और अवर्जन टू समथिंग। यही हमसे पूछा भी गया है। फूल हार्डी होता है टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, जो कि अनावश्यक रिस्क लेता रहे, उसको फूल हार्डी बोला जाता है। ए पर्सन और एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, सामान्य हाइट से नीचे का आदमी, जानवर या फिर पौधा, उसको क्या बोलेंगे? विजर्ड, ड्वार्फ, क्रिएचर एंड विच। विजर्ड तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी टॉपर को लेकर के। विजर्ड होता है एक आदमी जो कि जादू वगैरह करता हो। ड्वार्फ होता है बोना या फिर ठिगना। क्रिएचर होता है जीव, और विच होती है वो महिला जो कि जादू करती हो। तो विच और विजर्ड दोनों का काम सेम है, बस जेंडर अलग अलग हो जाता है।
तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ड्वार्फ। विजर्ड है ए पर्सन हु इज बिलीव्ड टू हैव मैजिक पावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे ये विश्वास किया जाता है कि उसके पास में जादुई शक्तियां हैं। ड्वार्फ होता है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट इज मच स्मॉलर देन द यूजुअल साइज, जो कि सामान्य साइज के मुकाबले काफ़ी छोटा है। क्रिएचर होता है ए लिविंग थिंग, एक जीवित वस्तु, सच एज एन एनिमल, अ बर्ड और ए फिश और एन इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट अ प्लांट, लेकिन पौधे को आप जीव नहीं कहेंगे। विच होता है ए वुमेन हु इज थॉट टू हैव मैजिक पावर्स, ठीक है, चुड़ैल इसको बोला जाता है हिंदी में। सो अभी हमने अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।